गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीटी गुरुकुल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे डेली करंट अफेयर की इस लेक्चर की। एंड सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली सबसे पहले आज के कौन से टॉपिक्स रहेंगे हमारे इस लेक्चर के। सो दिस आर दी टॉपिक्स जिसके ऊपर कुछ करनी है वहां पे चर्चा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ बात करनी है अबाउट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जो भी रिसेंटली वहां पे बिहार का जो इलेक्शन होने वाला है तो उसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे है बातें। तो पॉलिटिकल का रहेगा ये वाला आपका फर्स्ट टॉपिक। देन आफ्टर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2025, एक नए इनिशिएटिव की बात है जिसको बोलते हैं तलाश इनिशिएटिव। एंड द लास्ट इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड MVIS, that is machine vision based इंस्पेक्शन सिस्टम्स। जो रेल्स के अंदर मतलब कि जो ट्रेन वगैरह है उसके अंदर कुछ ये नई सिस्टम की वहां पे है बातें। वन बाय वन देखते हैं क्या है आज के टॉपिक्स के अंदर। चलिए फ्रॉम द फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्या है ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? देखिए तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने वापस वहां पे पिटिशंस को हियर करना शुरू कर दिया है। किसके रिगार्डिंग पिटिशंस की बात है? दैट इज अबाउट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार। बिहार के अंदर इलेक्शन से पहले जो वहां पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे हम आगे की वीडियो में वहां पे बोलेंगे एसआईआर शॉर्ट में। तो बिहार के अंदर ये जो एसआईआर वहां पे करने की बात थी तो उसके सामने बहुत से लोगों ने पिटिशंस फाइल किए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उसको वहां पे देखने की शुरुआत है और कौन से कंसर्न्स को यहाँ पे रखा गया है। तो असेंबली पोल्स के पहले कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रोसीड्यूरल कंसर्न्स, उसके रिगार्डिंग वहां पे हुई है कुछ पिटीशन। और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इन पिटीशन को वापस वहां पे शुरू कर दिया है। सुनना, पहले तो ये जानना पड़ेगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एसआईआर। एसआईआर का मतलब होता क्या है? देखिए एक ऐसा रिवीजन जो वापस एक बार डोर टू डोर वेरिफिकेशन वहां पे चलाएगा। वो हाउस टू हाउस वहां पे जाएंगे और वापस लोगों को बोलेंगे कि एक बार और वेरीफाई कीजिए दैट यू आर द जेन्युइन वोटर्स। तो लोगों को वहां पे वापस एक बार वेरीफाई करने के लिए ये वाली एक सिस्टम की जाती है जिसको बोलते हैं एसआईआर। और एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे और किसके अंडर में ये सब काम करते हैं? अगर हम लीगल बेसिस की बात करें तो आरपीए 1950 एज वेल एज आर्टिकल नंबर 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बात के लिए पावर देते हैं कि आप इस तरीके का रिवीजन वहां पे कर सकते हैं बिफोर योर इलेक्शन। एंड इट इज अ हाइब्रिड नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड नेचर? तो यहाँ पे दोनों टाइप के रिवीजन होंगे, इंटेंसिव भी होंगे और कुछ जगह पे समरी रिवीजन भी वहां पे चलाएंगे। कुछ केसेस के अंदर वो एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की भी वहां पे जरूरत पड़ेगी। इसकी जरूरत क्या है? इलेक्शन से पहले इस टाइप के रिवीजन करने की जरूरत क्या है? तो देखिए यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक तो बहुत सी डुप्लीकेट एंट्रीज होती है। इन डुप्लीकेट एंट्रीज को आइडेंटिफाई करने के लिए और हटाने के लिए। ये डुप्लीकेट एंट्रीज क्यों है? बिकॉज ऑफ द रैपिड माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन एज वेल एज ड्यूअल एनरोलमेंट। सो बेसिकली बहुत से लोगों का ऐसा है कि उनकी डबल डबल टाइम वहां पे एंट्रीज चल रही है। तो ऐसी जो ड्यूअल एंट्रीज है उसको सबसे पहले हटाने के लिए भी आपको इस टाइप की रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। दूसरी यहां पे जरूरत क्यों होती है? तो सेकंड यहां पे लिखा हुआ है दैट इज अबाउट पॉलिटिकल कंप्लेंट्स। जैसे कि महाराष्ट्र इलेक्शन के टाइम पे राहुल गांधी जी ने भी वहां पे एलिगेशंस लगाए थे कि इस टाइप की जो पॉलिटिकल कुछ वहां पे कंप्लेंट्स चली थी कि जो भी वोटर के जो रोल्स है उसके साथ वहां पे कुछ मैनिपुलेशन हुआ था। तो ऐसे मैनिपुलेशन के खिलाफ जो पॉलिटिकल कंप्लेंट्स हो रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी आपको इस टाइप की रिवीजन की पड़ती है जरूरत। प्लस देखा जाए तो बिहार में लास्ट में 2003 में ऐसा एसआईआर वहां पे हुआ था। और 2003 के उसके कंपैरिजन में इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 2025, so we can say that there is a long term gap between the records. So the records that we are having, that is about 2003 and now it is 2025, and due to this kind of long term gap there is a requirement to conduct this kind of special intensive revision before the election.
as well as there is also a concern about foreign nationals, because as we have seen that in the border states like Bihar, तो हमने बहुत सी बारी वाली चीज वहां पे देखी है कि बाहर के लोग, फॉरेन के नेशनल्स वहां पे आपको बहुत मिलते हैं, एंड दैट्स व्हाई वहां पे कुछ प्रूफ बेस्ड कि आप यहीं के हो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ प्रूफ बेस्ड वहां पे वेरिफिकेशन चलाना पड़ेगा है। प्लस इलेक्शन से पहले एक ट्रांसपेरेंसी वहां पे आ जाए तो वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है, तो डेफिनेटली होना ही चाहिए इस टाइप का रिवीजन। और यहाँ पे एग्जैक्टली किस तरीके से प्रोसेस को हाथ में लिया जाता है इन SIR, तो सबको वहां पे एन्यूमरेशन फॉर्म्स को वहां पे भरना होता है, साथ में आपको प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप वहां पे देना पड़ेगा, स्पेसिफिकली फॉर दोज वोटर्स हु आर रजिस्टर्ड आफ्टर 2003, एंड देन आफ्टर जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स वहां पे रहेंगे उसके द्वारा उसका वहां पे होगा वेरिफिकेशन अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। और बहुत ही मैसिव स्केल पे यहाँ पे होने वाली है ये वाली चीज, क्योंकि देखा जाए तो सिर्फ बिहार के अंदर 8 करोड़ वोटर्स आर बीइंग री-वेरिफाइड यूजिंग 1 लाख BLOs एंड 4 लाख वॉलेंटियर्स। टाइमलाइन प्रेशर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक टाइमलाइन प्रेशर भी है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय जुलाई 25 एंड जस्ट अ मंथ अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शन। तो एक महीने पहले उसको वहां पे कंप्लीट करने की बातें हैं। तो SIR क्यों होना चाहिए, तो देखिए एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, आर्टिकल नंबर 324 खुद एक बात क्लियर बोल रहा है दैट फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस टाइप की चीजें वहां पे कर सकते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है, एंड दूसरी अगर हम बात करें तो डुप्लीकेट रोल क्लीन अप होना वहां पे बहुत जरूरी है, राइट, सो दैट प्रेसिडेंट एग्जिस्टेंस वहां पे हो सके। एक टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ट्रांसपेरेंसी की वहां पे जरूरत है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की यहाँ पे जरूरत है। सो देयर आर मेनी सिग्निफिकेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ SIRs, जो आप मेंस के अंदर वहां पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाले पॉइंट में आप लिख सकते हैं GS2 के अंदर। नो डाउट कुछ उसके सामने भी आर्ग्यूमेंट्स है कि यहाँ पे सिटीजन्स के ऊपर बर्डन जो है उसको शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली जिसे डाउट है, मतलब कि जो गवर्नमेंट है उनको इस बात को प्रूव नहीं करना है, लेकिन जो सामने वाला बंदा है, जो सिटीजन है, दे हैव टू प्रूव दैट दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द सिटीजन्स, राइट। सो सिटीजन्स को यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि यस यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू प्रूव दैट देन देयर विल बी डेफिनेटली बी सम कंसर्न्स ऑन दैट। तो आपके ऊपर वहां पे थोड़ा सा बर्डन ऑफ प्रूफ वहां पे बढ़ता जाएगा। एंड आर्बिट्रेरी पोस्ट 2003 डिवाइड, यहां पे एक चीज बहुत क्लियर है कि जिसका 2003 के बाद एनरोलमेंट हुआ है उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से उनका वहां पे चेकअप हो रहा है, जो एक थोड़ा सा बायसनेस वाला नेचर वहां पे बता रहा है। सो देयर आर आल्सो सम आर्गुमेंट्स, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो पॉजिटिव कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर है। यहाँ पे बहुत सी जगह पे ऐसा भी होता है कि इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी। डेफिनेटली समटाइम्स यू कैन से दैट कि यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, पैसे खर्च होने वाले हैं, बट फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कंडक्टिंग समथिंग लाइक दैट, देन आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ही ज्यादा पैसे वाली बातें है, या फिर यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा पैसों के रिगार्डिंग सोचना चाहिए। इलेक्शन की बात है तो वहां पे कोई भी मजाक नहीं चलेगा। So that is all about this SIR which is in Bihar. And next topic से जाने से पहले मैं आपको बता दूं पीडी गुरुकुल गांधीनगर एज वेल एज अहमदाबाद दोनों ब्रांचेस के ऊपर नई बैचेस की शुरुआत हो गई है, यूपीएससी की एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 की। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करवाया है तो इस नंबर के ऊपर आज अभी आप वहां पे करें कांटेक्ट। यू कैन गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज यू विल गेट स्कॉलरशिप अप टू 50%। साथ ही अगर इस वीडियो के लेक्चर की, मतलब इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सो देयर इज आल्सो अवर टेलीग्राम ग्रुप which is mentioned in the description box. You can join the group and you can download the PDF which is available in both the languages, English as well as Gujarati. So all those aspirants who are doing their preparation in Gujarati medium, ये PDF उनके लिए भी वहां पे available है। You can also fill up the form which is given in the description box so that our staff member will call you definitely. राइट, सो एग्जाम के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है सो यू कैन डायरेक्टली कम टू पीडी गुरुकुल, सारे के सारे कंफ्यूजन आपके यहाँ पे हो जाएंगे क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2025।
फ्रंटियर रिपोर्ट के ऊपर वहां पे करनी है कुछ बातें। चलिए पहले तो जानते हैं कि अभी कंटेक्स्ट में एग्जैक्टली है क्या। सो रिसेंटली यूएनईपी ने अपना एक रिपोर्ट वहां पे डिक्लेयर किया है जिसका टाइटल था द वेट ऑफ टाइम, जिसने एक बात के ऊपर वार्निंग वहां पे दी है कि आज जो इंटेंसिफाइड रिवर एंड कोस्टल फ्लडिंग हो रहा है वो शायद कुछ टॉक्सिक केमिकल्स जो सेडिमेंट्स के अंदर वहां पे हमने उनको बरी कर दिया था, इट वाज लॉन्ग बरीड केमिकल्स फ्रॉम द सेडिमेंट्स, उनको वापस रीमोबिलाइज कर सकते हैं, जिससे हमारी इकोसिस्टम और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर वहां पे थ्रेट बन सकता है। फिर से एक बार, ये किसके ऊपर बात है? जो आज इंटेंसिफाइड वाटर एंड कोस्टल फ्लडिंग हो रहा है उसकी वजह से कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे केमिकल्स जो बहुत ही टॉक्सिक है, जिसको ऑलरेडी हमने जमीन के नीचे वहां पे दफना दिया था, बट बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स फ्लडिंग एंड कोस्टल फ्लडिंग ये शायद जमीन में से वापस जमीन के ऊपर आ सकते हैं। अगर ये सब केमिकल जमीन में से वापस ऊपर आ रहे हैं तो मान के चलो कि वो एक खतरे की निशानी है फॉर इकोसिस्टम एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो, राइट। तो ये जो फ्लडिंग वगैरह बहुत ही ज्यादा हो रहा है, रिवर फ्लडिंग एंड कोस्टल फ्लडिंग, उसकी वजह से जो केमिकल्स बाहर आने वाले हैं, जो टॉक्सिक केमिकल्स जो बहुत सालों पहले वहां पे ऑलरेडी दफन हो चुके थे, बट बिकॉज ऑफ दिस फ्लडिंग वो वापस बाहर आ रहे हैं, तो उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के इस फ्रंटियर रिपोर्ट के अंदर कुछ कंसर्न्स वहां पे बताए हैं। ऐसे कौन से पॉल्यूटेंट्स की बात है जो यहाँ पे जमीन में दफन हुए थे और उसके बाहर आने के चांसेस है? तो वहां पे बहुत सी हैवी मेटल्स आ जाती है, लाइक कैडमियम हो गया, लेड वगैरह हो गया, प्लस परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जिसको अपने बोलते हैं पीओपी, जो ऑलरेडी रिवर और कोस्टल सेडिमेंट्स के अंदर वहां पे बरीड थे, मतलब कि दफन थे, वो वापस बाहर आ रहे, राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, या फिर अभी कौन सी सिनारियो हमारे सामने वहां पे है अवेलेबल। और कौन से एलिमेंट्स की यहाँ पे बाहर आने की चांसेस है? कार्सिनोजेनिक एंड एंडोक्राइन डिसरप्टिंग रिस्क जो है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। द कैडमियम लेवल इन द रिवर्स लाइक गंगा, हिंडोन एंड वेगे रिवर्स एक्सीड्स द सेफ लिमिट्स, वो एक सेफ लिमिट से ज्यादा वहां पे बढ़ चुके हैं, और अगर ऐसे पानी का कंजम्पशन कर रहे हैं तो वहां पे कैंसर, किडनी डैमेज एज वेल एज प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के बढ़ने के चांसेस है। और दुनिया में कुछ ऐसे ऑलरेडी वहां पे ग्लोबल केसेस हो चुके हैं जो इसे टॉक्सिक केमिकल्स के बाहर आने की वजह से वहां पे राइज हुए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी की, और कैर्सिनोजेनस मर्क्यूरी की वजह से वहां पे एक आया था हरिकेन हार्वे एंड कैर्सिनोजेनस, जो बेसिकली कहां पे पाया गया था? तो टेक्सास के गैल्वेस्टन बे के अंदर। तो टेक्सास के गैल्वेस्टन बे में से जो मर्क्यूरी एंड कैर्सिनोजेनस वहां से निकला था, उसकी वजह से वहां पे आया था हरिकेन हार्वे। तो वो भी मतलब उसका एक एग्जांपल है। पाकिस्तान स्टोरेज डिजास्टर, व्हाट इज दैट? द 2010 फ्लड स्वेप्ट अवे लार्ज शेयर ऑफ 2835 MT ऑफ ऑब्सोलेट पेस्टिसाइड्स रिस्किंग लॉन्ग टर्म कंटेमिनेशन। ऐसे रिस्क जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके ऊपर वहां पे कंसर्न दर्शाया गया है। करंट केमिकल सोर्सेज की अगर हम बात करें जो अभी भी एक्टिव है, तो लैंडफिल्स ग्लोबली स्टोर्ड 4.8 to 7 मिलियन टन्स ऑफ पीओपी वेस्ट फ्रॉम ऑर्गेनोक्लोराइन एंड ऑर्गेनोफ्लोराइन प्रोडक्शन। साथ में जो क्लाइमेट चेंज यहाँ पे हो रहा है वो इस थ्रेड को और इंटेंसिफाई वहां पे कर रहा है। फूड चेन के अंदर बायो एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूटेंट्स जो है वो जैसे ही वहां पे एक्वेटिक फूड चेन के अंदर एंटर हो जाता है, वो फिश, प्लांट और लास्ट में उनके कंजम्पशन करने के द्वारा ह्यूमंस, इन सबके बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर वहां पे बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है। सो उसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे है बातें, और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस है, मतलब कि एक बार ये इसकी शुरुआत हो गई उसके बाद बहुत ही लॉन्ग टर्म तक ये लोग वहां पे परसिस्ट करेंगे, बहुत ही लॉन्ग टर्म तक ये लोग वहां पे रहेंगे, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक थिंग, राइट। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है दैट डिस्पाइट बैन्स ऑन मेनी टॉक्सिक एलिमेंट्स दे परसिस्ट फॉर डेकेड्स मेकिंग देयर डिलेड रीइमर्जेंस स्पेशली डेंजरस। और यहाँ पे किसकी जरूरत है?
सो देयर इज अ नीड फॉर एडप्टिव फ्लड मैनेजमेंट। आपको बहुत बढ़िया तरीके से फ्लड मैनेजमेंट वहां पे करने की जरूरत है। द रिपोर्ट स्ट्रेसेस अ रिवर बेसिन लेवल एडेप्टिव अप्रोच इंटीग्रेटिंग द हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी एंड कम्युनिटी नॉलेज। इन सब के इंटीग्रेशन के द्वारा आपको वहां पे फ्लड मैनेजमेंट को और बेटर करने की जरूरत है। नो डाउट देयर आर सम चैलेंजेस, जैसे कि सेडिमेंट्स रीमोबिलाइजेशन, जिसके ऊपर हमने की बात है, प्लस साथ में देखा जाए तो लैक ऑफ मॉनिटरिंग टेक्निक्स। मोस्ट रिवर बेसिन्स लैक रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ सेडिमेंट्स, पोल्यूशन और केमिकल स्टोरेज। मैक्सिमम इंडिया की जो रिवर्स वगैरह है उसके ऊपर ये वाली दिक्कत बहुत है कि वहां पे मॉनिटरिंग इतना बढ़िया सा हो नहीं रहा है जितना बढ़िया सा वहां पे होना चाहिए। और कौन सी चैलेंजेस यहाँ पे है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इज ऑलवेज देयर because it is poorly maintained wastage storage sites and aging infrastructure. It worsens the contamination risk. Unmanaged urbanization जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज हम कर नहीं पा रहे हैं। केमिकल का परसिस्टेंस वहां पे बढ़ता जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस वहां पे बताई गई है कि पहले तो आपको नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को अपनाने की जरूरत है। आपको फ्लड प्लेन्स, वेटलैंड्स, साथ साथ रिपेरियन बफर्स, उन सबको वहां पे और प्रायोरिटाइज में रखने की जरूरत है ताकि ये इन सारी चीजों को वापस एक बार एब्सॉर्ब कर सके, वो भी नेचुरली, नॉट बाय द ह्यूमंस। साथ में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जहां पे आप ट्रेडिशनल कुछ मेथड्स और उन सबका वहां पे यूज कर सकते हैं, लाइक पोल्डर्स, डाइक्स एंड रिटेंशन बेसिन्स। साथ में रिवर बेसिन के मैनेजमेंट को और इंटीग्रेटेड वहां पे बनाने की जरूरत है, और सेडिमेंट पॉल्यूशन का वहां पे एक मैपिंग बनाने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कौन से सेडिमेंट्स में कैसे पॉल्यूटेंट्स वहां पे अवेलेबल है। फॉर दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इन डिटेल्ड जियो मैपिंग एंड प्रोफिलिंग ऑफ रिवर बेड केमिकल्स। एंड द लास्ट, मॉनिटर पॉल्यूटेंट पाथवेज। एक बात आपको ये वाली चीज देखनी चाहिए कि फ्लड के बाद वाटर के द्वारा, सॉइल के द्वारा या फूड चेन के द्वारा ये किस तरीके से ये पॉल्यूटेंट्स वहां पे स्प्रेड हो रहे हैं और इनका मिटिगेशन किस तरीके से किया जाए। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस रिपोर्ट व्हिच वाज डिक्लेयर्ड बाय यूएनईपी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट के बाद ध्यान रखना, ये फ्रंटियर्स रिपोर्ट है जिसे यूएनईपी डिक्लेयर करता है। कुछ नए इनिशिएटिव की बात है जिसका नाम है तलाश इनिशिएटिव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस तलाश? चलिए शुरुआत करते हैं। तलाश इनिशिएटिव देखिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एज वेल एज यूनिसेफ इंडिया, इन दोनों ने वहां पे एक नया मिशन वहां पे किया है लॉन्च, जिसका नाम है तलाश इनिशिएटिव। व्हाट इज दिस तलाश? ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब, इसको बोलते हैं तलाश। ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। और क्या है ये एग्जैक्टली तलाश? यहाँ पे करना क्या है, तो एक ऐसा नेशनल प्रोग्राम जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एज वेल एज करियर क्लैरिटी को वहां पे और ज्यादा क्लियर करेगा, राइट, और ज्यादा उसको फॉस्टर वहां पे करेंगे। स्पेसिफिकली किसकी बात है? अमॉन्ग द ट्राइबल स्टूडेंट्स ऑफ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EMRSS या फिर EMRS। फिर से एक बार, ये क्या है एग्जैक्टली तलाश वाला ये हमारे इनिशिएटिव? तो फिर से एक बार, जितनी भी हमारी ट्राइबल स्टूडेंट्स जितने भी है, कहां से? तो जो हमारी एकलव्य स्कूल्स है, तो वहीं पे चलता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो एकलव्य स्कूल के जो भी ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एज वेल एज उनके करियर क्लैरिटी के लिए वहां पे एक नए प्रोग्राम की हुई है शुरुआत, जिसका नाम है तलाश इनिशिएटिव। फिर से, जो भी हमारे एकलव्य स्कूल्स वगैरह है उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है और उनकी करियर की रिगार्डिंग थोड़ी सी वहां पे क्लैरिटी लानी है। तो उसके लिए हमने एक चीज यहाँ पे हम लेके आए हैं जिसका नाम है तलाश इनिशिएटिव।
जो स्टूडेंट्स की सेल्फ डिस्कवरी, लाइफ स्किल और करियर प्लानिंग पे वहां पे करेगा फोकस. एंड वी कैन से दैट इट इज द फर्स्ट नेशनल लेवल इनिशिएटिव फोकस्ड सोलली ऑन ट्राइबल स्टूडेंट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट. किसने किया है इसको लॉन्च, बस वही आपको पता होना चाहिए. पहले तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होना चाहिए कि तलाश किसके ऊपर फोकस करता है, तो इट फोकस ऑन ट्राइबल स्टूडेंट्स करियर डेवलपमेंट. दूसरा, इसे किसने लॉन्च किया है, इट इज लॉन्च्ड बाय नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स विथ यूनिसेफ इंडिया विच इज अ विंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस. मिनिस्ट्री कौन सी लगेगी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो एक तो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, खुद के बारे में पता होना चाहिए. ट्राइबल स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी को और डेवलप करना है. उनके करियर के रिगार्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो इट हैज अनेबल्ड इन्फॉर्म्ड करियर चॉइसेस, जिसके लिए वहां पे कुछ एप्टीट्यूड बेस्ड असेसमेंट्स वहां पे करवाए जाएंगे. एंड इट विल बिल्ड, दैट इज टू बिल्ड क्रिटिकल लाइफ स्किल्स सच एज इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और जो एकलव्य स्कूल्स के जो टीचर्स है उनको वहां पे और ज्यादा इफेक्टिव मेंटर एंड गाइड बनाना. और इसके मेन उसके फीचर्स क्या रहेंगे, यहाँ पे हमको एग्जैक्टली करना क्या है इस इनिशिएटिव के अंदर, तो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग एक तो यहाँ पे चलेगी. इट इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी's तमन्ना मॉडल. इट असेस स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड एंड इट जनरेट्स पर्सनलाइज्ड करियर कार्ड्स. यहाँ पे करना क्या है कि स्टूडेंट का करना है यहाँ पे एक टेस्टिंग, एक साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, जहां पे उसके एप्टीट्यूड के बारे में कुछ असेसमेंट करेंगे, कुछ जजमेंट वगैरह लगाएंगे और सारे स्टूडेंट्स के करियर के कुछ कार्ड्स बनाएंगे. दूसरा, करियर काउंसलिंग मॉड्यूल्स. तो यहाँ पे बेसिकली हमें करना क्या है, स्टूडेंट्स की स्किल्स के हिसाब से उनके प्रॉपर करियर पाथ के हिसाब उसको वहां पे उनको इन्फॉर्म करना है, ताकि उनको भी पता होना चाहिए कि कैसा करियर हमें यहाँ पे चूज करना चाहिए. तीसरी चीज, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी. सेल्फ एस्टीम ट्रेनिंग देने की जरूरत क्यों है, क्योंकि देखिए ट्राइबल स्टूडेंट्स की बहुत सी बार एक चीज यहाँ पे पाई जाती है कि जब ये नॉर्मल वर्ल्ड में, मतलब कि बाहर की दुनिया में जब ये एंटर होते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो होता है. तो उनके कॉन्फिडेंस को वापस यहाँ पे रिबिल्ड करना है और उनकी इमोशनल हेल्थ जो है उसके ऊपर वहां पे ध्यान रखना है. और जैसे कि मैं आगे भी बताया कि उनके जो टीचर्स हैं उनको भी यहाँ पे ट्रेन करने की बात है. सो 189 टीचर्स फ्रॉम 75 स्कूल्स, उनको ऑलरेडी वहां पे ट्रेनिंग मिल चुकी है, जिससे उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने के ऊपर ज्यादा फोकस है. And the last phased national rollout, it covers all 1.38 lakhs plus students across all the states and union territories at the end of 2025, and it will definitely ensure smooth adaptation or smooth adoption, we can say, through the city level pilots. And that is all about this Talash initiative. Significance क्या है, तो वो तो मतलब इनिशिएटिव को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि जितना भी ट्राइबल यूथ है उसको और एम्पावर करो, एकेडमिक, इमोशनल एंड एस्पिरेशनल गैप को वहां पे दूर करो. और हमारा जो NEP 2020 जो विजन है हमारा होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव लर्निंग का, तो उस विजन को वहां पे और आगे बढ़ाओ. व्हाट इज NEP? दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. एंड reach students even in remote and tribal regions through digital innovation. That is also a kind of significance. और लास्ट में यहाँ पे कुछ बात है AIMVIS के बारे में. व्हाट इज MVIS? दैट इज मशीन विजन बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम. क्या है ये? देखिए अभी एक रिसेंट एक नया इनिशिएटिव यहाँ पे हुआ है शुरू. इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL, इन लोगों ने वहां पे एक MOU के ऊपर साइन की है. MOU किसके रिगार्डिंग है? टू डिप्लॉय AIMVIS फॉर रियल टाइम डिटेक्शन ऑफ रोलिंग स्टॉक डिफेक्ट्स. एक हमारी जितनी भी यहाँ पे जो ट्रेन्स वगैरह जो यहाँ पे चलती है, वहां पे कुछ अगर पर्टिकुलरली किसी मशीनरी के अंदर कुछ डिफेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, किसी इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम वहां पे चल रहा है, तो इन सब का एक रियल टाइम डिटेक्शन वहां पे करने के लिए एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करने की बात है. दैट इज AI पावर्ड मशीन बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम, मशीन विजन बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम. एग्जैक्टली यहां पे करना क्या है? सो दिस सिस्टम is
has been developed to monitor and detect the defects in the freight train rolling stock using high resolution cameras and computer vision. जो फ्रेट ट्रेन चलती है वहां पे अगर कोई डिफेक्ट्स है तो उनको डिटेक्ट और मॉनिटर करने के लिए एक नई चीज हम यहां पे लेके आए हैं बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इंस्पेक्शन को वहां पे ऑटोमेटेड फॉर्म पे वहां पे चलाएगा, जिससे कि आपकी मेंटेनेंस की जो एफिशिएंसी है वो वहां पे और इंक्रीज हो सकती है एंड एक्सीडेंट्स के जो रिस्क है वो धीरे धीरे वहां पे कम हो जाएंगे. किसने किया है डेवलप? सो इट इज डेवलप्ड बाय DFCCIL in collaboration with IISc Bengaluru and startup L2M. और उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? टू डिटेक्ट एबनॉर्मल हैंगिंग पार्ट्स, ब्रोकन स्प्रिंग्स, मिसिंग बोल्ट्स, EM पेड डैमेज, हॉट एक्सेल्स एक्सेट्रा. इन शॉर्ट अगर कोई भी डिफेक्ट कहीं पे भी वहां पे फ्रेट ट्रेन्स के अंदर चल रहा है तो उसको डिटेक्ट करने की कुछ है बात है. इट विल प्रोवाइड रियल टाइम अलर्ट्स टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स, replace manual inspection by automated system, accurate system and fatigue free system to enable preventive maintenance to reduce cascading failures in the rail operations. So these are the major objectives of this mission. एंड अगर उसके बाद हम बात करें तो ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे कौन सी चीजों का यूज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है वो तो पता है, लेकिन वहां पे यूज कौन सी चीजों का होने वाला है. तो बहुत सी बात क्लियर चीज है कि अगर आपको कहीं पे मॉनिटरिंग करना है तो आपको बहुत ही हाई पावर्ड कैमरास की वहां पे जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. सो एक तो हाई स्पीड कैमरास जो है उसको वहां पे लगाया जाएगा, कहां पे? माउंटेड ऑन ट्रैक साइट्स टू कैप्चर द इमेजेस ऑफ मूविंग ट्रेन्स एट अ स्पीड अप टू 100 किलोमीटर्स पर आवर. और वहां पे अलग अलग YOLO V8 एंड CNN मॉडल्स का वहां पे यूज करेंगे टू डिटेक्ट एंड क्लासिफाई कंपोनेंट्स सच एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव. OCR इंटीग्रेशन की बात है, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स का वहां पे यूज किया जाएगा. साथ में एक डैशबोर्ड वहां पे बनाया जाएगा दैट इज नोन एज GUI डैशबोर्ड, जो एक पूरा क्लाउड बेस्ड वहां पे रहेगा पोर्टल. मल्टी कैमरा होगा, मोनोक्रोम कैमरास which are used for faster processing and better clarity. LED lighting का वहां पे यूज किया जाएगा that ensures proper imaging in day night and poor visibility condition. अगर दिन हो या रात हो या फिर कंडीशन इतनी बढ़िया से दिख नहीं रही हो तब भी वहां पे एक प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए LED लाइटिंग का वहां पे यूज किया जाएगा. रियल टाइम अलर्टिंग सिस्टम, फिर ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद आपको अलर्ट मिला. It will be a real-time alerting system and scalable architecture. So these are the major key features of this new initiative, which is known as AI, machine vision based inspection system. Right? So that's it. That is all about this video. That is all about today's lecture. और जाते जाते वापस एक बार आपको बता दूं कि पीडी गुरुकुल गांधीनगर एज वेल एज अहमदाबाद दोनों ब्रांचेस के ऊपर यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत, और कुछ नई बैचेस नेक्स्ट मंथ से वापस वहां पे रिलॉन्च हो रही है. तो अभी तक अगर आपने कॉल नहीं किया है तो इस नंबर के ऊपर आप आज ही वहां पे कॉल करें. दिस इज द नंबर फॉर अहमदाबाद एंड दिस इज द नंबर फॉर गांधीनगर. यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस as well as up to 50% scholarships. Right? You can also fill up the form which is given in the description box so that our coordinates will call you soon. And you can also download the PDF from our Telegram group and the channel is mentioned in the description box as well. चलिए तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे कर रहे हैं एंड. कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए डिस्कशन के साथ वापस मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.